गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज का विषय है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। 12वीं क्लास का इस चैप्टर को अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। बजट, सरकारी बजट फ्रेंच शब्द बजट से आया है, जिसका अर्थ है थैला फ्रेंच भाषा में। उस थैला से ही बजट शब्द का है, यानी सरकार अपना पूरे राजकोष का बारे में दर्शाता है। इसी में भारत के संविधान के धारा 112 के अनुसार भारत सरकार को अपने आय व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु उसमें ये कहा गया है कि आय व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करना है। उसी तरह राज्य सरकार का धारा 212 के तहत उन्हें अपना वार्षिक आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करना होता है। तो बजट क्या है ना? बजट एक आर्थिक वर्ष में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुमानित आय व्यय का विवरण, अनुमानित आय व्यय का एक लेखा जोखा, उसे बजट कहा जाता है। तो एक परिभाषा में अगर बोला जाए तो आय व्यय, एक राजकीय बजट प्राय एक वर्ष के लिए, आर्थिक वर्ष के लिए किया जाता है, और ये सरकार का अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा है, आय व्यय का विवरण है ना। तो बजट कहने से हम लोग एक ही भाषा में उसे ये प्रश्न परिभाषा दे सकते हैं। तो बजट इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग प्रिलिमिनरी अप्रूवल प्लान ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो बजट, सरकारी बजट सरकार का द्वारा पारित अनुमानित आय व्यय का एक विवरण है। मैं पुनः बोल देता हूँ कि इस बजट सरकार द्वारा अनुमोदित अनुमानित आय व्यय का एक लेखा जोखा विवरण है। तो इस बजट में 3 मुख्य विशेषताएं रहती है। पहला हुआ सरकारी प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है। दूसरा, ये सामान्यतः एक वर्ष के लिए स्थिर किया जाता है। तीसरा, व्यय के मदे तथा आय के स्रोतों के बारे में इसमें सरकारी नीतियों का जिक्र किया जाता है। तो ये 3 विशेषता को आधार करके हमारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट में का मुख्य उद्देश्य, बजट प्रस्तुत करने का पीछे क्या उद्देश्य बना हुआ है? पहले उद्देश्य है आय तथा संपत्ति का पुनर्वितरण। इस उद्देश्य द्वारा सरकार जो समाज में आर्थिक असमानताएं हैं, आर्थिक विषमताएं हैं, उसको दूर करने के लिए कोशिश करता है, ताकि अर्थव्यवस्था द्वारा संपत्ति का जो असमानता फैला हुआ है उसी को कम कर सके। दूसरा हुआ संसाधन का पुनः आवंटन। संसाधन का पुनः आवंटन में क्या होता है ना? सरकार सभी क्षेत्रों को समान दर्जा देता है। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं आपका सेवा क्षेत्र, ये तीनों के बीच में जो असमानताएं हैं, ये तीनों के क्षेत्र में जिस भी प्रकार का पिछड़ेपन है उसी को पाटने के लिए कोशिश करता है, ताकि संसाधन का पुनः आवंटन हो सके और सारे क्षेत्र एक रफ्तार में विकास कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरा है आर्थिक स्थिरता। इसी उद्देश्य के साथ देश का विकास को, अर्थव्यवस्था के विकास को वो एक रफ्तार गति प्रदान करता है, ताकि वो कभी ना मंदी का शिकार हो ना उछाल का शिकार हो ना। एक ट्रेंड लाइन, विकास का एक गत्यात्मक पथ उसे प्रदान करता है आर्थिक स्थिरता में। और तीसरा है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन। अपने इस बजटीय नीति द्वारा सरकार जितने भी सरकारी उपक्रम है उस सरकारी उपक्रम का प्रबंधन करता है, कैसे उसमें प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, और कैसे वो लोग अच्छे वस्तु, कल्याणकारी वस्तु उत्पादन करेंगे और सभी के बीच में वो सही ढंग से वितरण हो सकेगा। और चौथा है रोजगार का अवसर बढ़ना। इस बजट नीति द्वारा सरकार का मुख्य फोकस रहता है कैसे रोजगार वृद्धि हुए। लोगों का रोजगार वृद्धि होने से उनका आय बढ़ेगा, आय बढ़ने से उनका रहन सहन का भाव बढ़ेगा, और उसी से देश का जो जीडीपी है, कुल उत्पादन, उसी में भी वृद्धि आएगा। तो मुख्य रोजगार का अवसर बढ़ाना भी एक मुख्य विषय है। तो ये इस बजट का मुख्य उद्देश्य है, ये 5 इसी 5 उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार अपना बजटीय नीति, जिसको फिस्कल पॉलिसी भी बोला जाता है, उसे वो तैयार प्रस्तुत करता है। अब बजट का संघटक क्या है? बजट किस किस को लेके बनता है?
जैसे अभी हम बताए बजट में 3 चीज़ रहता है। एक होता है विगत वर्ष का सही एक आय व्यय का ब्यौरा और वर्तमान वर्ष का अनुमानित आय व्यय का विवरण। ये दोनों चीज़ को एक ही पटल पर रखा जाता है ताकि सरकार, कोई भी सरकार उसे तुलना कर सके और तुलना करके किस क्षेत्र में मदों की मात्रा को बढ़ाया जाए, किस में मदों की मात्रा को कम किया जाए, इस सारा चीज़ का वो जानकारी दे सके। तो एक ही पटल पर विगत वर्ष का सही खर्च व्यय आय व्यय का ब्यौरा और चालू वर्ष का आय व्यय का अनुमानित आय व्यय का ब्यौरा, दोनों को एक साथ रखा जाता है ताकि दोनों को वो तुलना कर सके। तो बजट का मुख्य संगठन, बजट को मुख्यतः हम लोग 2 भाग में भाग करते हैं। एक हो गया प्राप्तियां, एक हो गया व्यय। ये दोनों ही उसका मुख्य संगठन है। प्राप्तियां 2 प्रकार का है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो बच्चे ये दोनों में अंतर क्या है राजस्व और पूंजीगत में? राजस्व जो हमारा डेली रोजाना खर्च के लिए उससे तैयार किया जाता है और पूंजीगत में जो हम लोग एक मुश्त खर्चा करते हैं ना, सरल भाषा में बोला जाए तो राजस्व खर्च रोजमर्रा का खर्च है, जबकि पूंजीगत खर्च है हमारा एक मुश्त खर्च, साल भर का एक साथ खर्च। तो ये प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां। तो किताबी भाषा में हम इसमें बोलेंगे कि राजस्व में हमारा किसी भी प्रकार का लेनदारी उत्पन्न नहीं होता है। राजस्व प्राप्तियां हैं जिसमें सरकार को किसी भी दायित्व का सृजन नहीं होता है, उसको राजस्व प्राप्ति कहते हैं। और ना ही सरकार का किसी भी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, कोई नई परिसंपत्ति व एसेट नहीं बनता है कि किसी प्रकार का दायित्व नहीं बनता है, वो है राजस्व प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्ति में ठीक इसका उल्टा, इसमें सरकारी का देयता उत्पन्न होता है, लायबिलिटी बनता है, प्लस कोई परिसंपत्ति का निर्माण होता है। तो ये जब ये दोनों में यही अंतर है, राजस्व में ना देयता उत्पन्न होता है ना परिसंपत्ति का निर्माण होता है, पूंजीगत में देयता उत्पन्न होता है तथा परिसंपत्ति का निर्माण होता है। उसी तरह बजट व्यय भी 2 प्रकार का है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। जिस व्यय से हमारा ना देयता उत्पन्न होता है ना परिसंपत्ति का निर्माण होता है वो राजस्व व्यय है, और जिस व्यय से हम लोग परिसंपत्ति का निर्माण करते हैं अथवा देयता उत्पन्न करते हैं वो है पूंजीगत व्यय। अब इसमें फिर आपका राजस्व प्राप्तियाँ कहाँ से आता है? राजस्व प्राप्ति का हम लोग 2 भाग में बांटे हैं। एक हो गया कर प्राप्ति, करेतर प्राप्ति। कर मतलब हो गया टैक्स, जितने तरह का टैक्स है वो आ जाएगा करेतर प्राप्ति। ये सरकार का आय का मुख्य स्रोत है, टैक्स सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। और बाकी रहा करेतर प्राप्तियाँ। करेतर प्राप्तियाँ में सरकार का जितने सारे कर के अलावा जो सोर्स है उसी को इसी में शामिल किया गया है। जैसे कर के अलावा सरकार का होता है एसचीट होता है, एसचीट, फीस, फाइन, सरकारी उपक्रम से आय, ये सब आ जाता है आपका करेतर प्राप्तियाँ। एसचीट मतलब कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाने के बाद उसका संपत्ति के ऊपर जो उसका जो संपत्ति रहेगा उसी के ऊपर जो कर लगाया जाता है वो एसचीट कर है ना। फीस, सरकार कभी कभी हम लोग के ऊपर फीस लगाता है कोई काम करने के लिए, जैसे हम लोग कोई सुविधा पाने के लिए फीस भरते हैं ना, घर का रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी में हम लोग फीस भरते हैं। तो ये जो कमाई है सरकार का फीस। फाइन, सरकारी नियम जब तोड़ते हैं हम लोग को फाइन देना पड़ता है, वो भी सरकार का कमाई है। उसी तरह सरकारी उपक्रम से आए, जितना भी सरकारी उपक्रम है उससे जो आय पाता है वो भी आ जाएगा करेतर प्राप्ति में। और आएगा विशेष अंकन। विशेष अंकन का मतलब है सरकार की कोई कार्यक्रम द्वारा एक जगह का जब मूल्य बढ़ जाता है तो उसी पर वो टैक्स लगाता है, उसी को बोला जाता है विशेष अंकन। ये सारा चीज़ है सरकार का राजस्व प्राप्ति में। उसी तरह पूंजीगत प्राप्ति, सरकार का पूंजीगत प्राप्ति 3 जगह से आता है। एक होता है उधार, वो दूसरे जगह से उधार लेता है विदेशों से या कोई भारतीय कंपनी से। ऋण का वसूली करता है, दूसरों को जो दिया है ऋण वापसी हो गया, वो भी आ गया तुम्हारा पूंजीगत प्राप्ति। एक मुश्त मिलता है कि उसके बाद उसका कोई देयता नहीं रहेगा। और लास्ट में है विनिवेश, सरकार अपने उपक्रम को कभी कभी बेच दिया करता है। तो इसमें से तीनों में से जो पाता है वो हो गया आपका पूंजीगत प्राप्ति।
ये दोनों को मिला के राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति मिला के हम उसको बोलते हैं बजटीय प्राप्ति। उसी तरह बजट व्यय भी सरकार का है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय मुख्यतः 4 भाग के हैं। एक हो गया रक्षा, सब्सिडी, ब्याज, ग्रामीण विकास और सामान्य सेवाएं। सामान्य सेवाएं हम लोग का जो लोगों का तनख्वाह, जितने भी सरकारी कर्मी हैं उनको जो तनख्वाह दिया जाता है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका पेंशन दिया जाता है, वो सारा चीज़ इसमें सामान्य सेवा में आ जाता है। रक्षा के लिए जो खर्च हुआ, सब्सिडी जो हर साल दिया जाता है, ब्याज जो हम लोग हर साल देते हैं, वर्ल्ड बैंक से लाए हैं, IMF से लाए हैं, उसमें से जो ब्याज देते हैं, ग्रामीण विकास, ग्रामीण इलाके के जो क्षेत्र का विकास करने के लिए जो खर्चा होता है, वो सारा चीज़ है आपका राजस्व खर्चा है, वह राजस्व व्यय है। उसी तरह पूंजीगत व्यय में हम लोग राज्यों को जो ऋण दिया जाता है, सेंट्रल एड टू द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, वो भवन और मशीनरी जो बनाते हैं हम लोग, और विदेशों को दिए गए ऋण, विदेशों को दिए गए ऋण, छोटे छोटे देशों को हम लोग जो ऋण प्रदान करते हैं, ये सारा चीज़ आएगा पूंजीगत व्यय में। तो ये बजट व्यय और बजट प्राप्ति ये उसका मुख्य संघटक है। हाँ, थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग बजटीय घाटा के बारे में चर्चा करेंगे।